फिर नरेंद्र सिंह जी बोल रहे थे आपके कैंडिडेट, मैं बहुत ही गौर से सुन रहा था। गौर से सुनने के बाद मैं कह सकता हूं नरेंद्र सिंह जी की हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है कि उनका पास्ट लाइफ कैसी रही है, जानने की जरूरत नहीं है। मैंने सब अनुमान लगा लिया कि आपके प्रत्याशी सरदार नरेंद्र सिंह जी एक क्रेडिबल इंसान है, जो कहेंगे वह करेंगे। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता। जो वह कहे वह करे, उसके वर्ड्स और डीड्स, उसके कृति और कथन, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय हमारी आयु 26 वर्ष की थी, चुनाव जीता भी। उस समय मैंने आश्वासन दिया था, लेकिन 2.5 वर्षों की सरकार थी, इसलिए बहुत सारे आश्वासन मैं नहीं कर पाया। बहनों भाइयों, मैं बहुत ही शर्मिंदा अपने को महसूस करता था उस नौजवानी में भी। उसी दिन हमने संकल्प ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी आश्वासन नहीं दूंगा। अब कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका है। आप पता लगा लीजिए, हमारे इस समय तो हमारा लखनऊ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी मैं जनता को कोई आश्वासन कभी नहीं देता हूं कि मुझे चुन दीजिए तो मैं आपको यह कर दूंगा वह कर दूंगा। और यही स्थिति हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी है। आप उठाइए हमारा चुनावी घोषणा पत्र 1951 से। बहनों भाइयों, 1951 में जो हम लोगों ने कहा था, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। आपने देखा, मिला, समाप्त कर दिया। धारा 370 और 35A दोनों समाप्त कर दिया। और मैं तो यह भी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स यहां पर बैठे हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हम लोगों के सेंटर के जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो आप उठाकर देखिए कि हमने जो कहा था वो किया कि नहीं। और इस बार के भी घोषणा पत्र को देखिए, क्योंकि 2014 में तो मैं स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 2019 में जब घोषणा पत्र बनने लगा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, अच्छा हो कि यह जिम्मेदारी आप ही संभाल लीजिए। तो चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। इस बार का भी 2024 का चुनाव था तो उसमें भी कहा कि राजनाथ जी, यह जिम्मेदारी आप ही को संभाल लीजिए। हमारे साथ टीम रहती है, उसके बाद चुनावी घोषणा पत्र तैयार होता है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने पूरा प्रिकॉशन लिया। कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि जो हम कहें वो न कर पाए। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति का सबसे बड़ा संकट है। और मुझे तकलीफ हुई है आज जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। भले ही वह दूसरे पार्टी के नेता हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा, हे भगवान, क्या हो गया है भारत की राजनीति को। एक नौजवान नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उमर अब्दुल्ला साहब, उनका चित्र लगा था और एक तरफ उनका कोट यह लगा था, जब तक स्टेट हुड नहीं मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरी तरफ लिखा था, इस चुनाव में स्टेट हुड मिला नहीं और 2 विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को तकलीफ इसकी ना हो, लेकिन मुझे तकलीफ है। और मैं कहना चाहूंगा, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, या जो कुछ भी कहा है उन्होंने, उसके विपरीत यदि उन्होंने किया है तो कम से कम जनता से एक बार खेद तो व्यक्त कर दें कि नहीं, हमसे गलती हो गई, मैंने बोल दिया। प्रश्न केवल उमर अब्दुल्ला साहब का नहीं है, प्रश्न केवल राजनाथ सिंह का नहीं है, प्रश्न है भारत की राजनीति की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा संकट है।
ये विश्वसनीयता कर सकते हैं। और बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मैं कह सकता हूं कि हमने उस पर विजय प्राप्त की। आप कैसे कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी? कांग्रेस कहती है, एनसी कहती है, पीडीपी कहती है। हम इसको स्टेट हुड दे देंगे, जम्मू कश्मीर को कैसे दे देंगे? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, नहीं देंगे कैसे? बिना सेंटर के हो ही नहीं सकता। और आप लोगों को चाहे जो भी लगे, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने कैसे कह दिया? और मैं कहना चाहूंगा विनम्रतापूर्वक, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं, गृह मंत्री भी रहा हूं, रक्षा मंत्री भी रहा हूं, कृषि मंत्री भी रहा हूं। जो हाईवेज बन रही है उसमें सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर भी सौंपी थी, वो भी रहा हूं। मैं बहुत ही कासस रहता हूं आश्वासन देने। आज हमसे एक समस्या के बारे में भी सरदार नरेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा, नरेंद्र सिंह जी, आश्वासन नहीं दूंगा, आप स्वयं ही इतने सुलझे हुए हैं, हमारे इतने माननीय नेता हैं, आप जो कहेंगे जहां तक बन सकेगा उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और बहनों भाइयों, स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलकर रहेगा। सरकार बनाइए भारतीय जनता पार्टी। और मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो 18 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, अभी तक पहले चरण का 18 ही था ना? हाँ, पहले चरण का 61% से अधिक की पोलिंग हुई है। शायद 30 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और 370 के खात्मे के बाद ये हुआ है। 370 जब तक था, 61% पोलिंग जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुई थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में जहां पर लगभग 58 पॉइंट समथिंग पोलिंग हुई, वही लद्दाख में मोर देन 88% की पोलिंग हुई है। जाकर घर घर संदेश पहुंचा दीजिए, सरकार बनेगी भाजपा की, यहां पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, आपको, समस्त देशवासियों को आश्वस्त किया है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपने सारे विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया इस देश की मासूम जनता को गिरफ्तार न करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जमहूरियत का इकबाल इस चुनाव में बहनों भाइयों आपने बुलंद किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की पूरी जनता का इस्तेकबाल करता हूं, और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से जमहूरियत का परचम लहराता हुआ देखकर मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। बहनों भाइयों, लगता है कुछ भी कर सकते हैं। विडंबना यह है कि हमारे एक पाकिस्तान के वो भी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कश्मीर में आर्टिकल 370 की समाप्ति चाहते हैं, उसे फिर से वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यही आ सकती है। और पाकिस्तान में बैठे रक्षा मंत्री ये बात करें,
मैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और या कांग्रेस पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा तो अब स्वाभिमान का धनी होगा। स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। जिंदगी में इंसान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। हमारे यहां पर एक सर्विसमैन बैठे हैं, सारे अफसर्स यहां पर बैठे हैं। सीमा पर भी जाकर जब मैं जवानों से, अधिकारियों से मिलता हूं बहनों भाइयों, तो मुझे लगता है इन्होंने भी संकल्प लिया है कि जरूरत पड़ी तो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देंगे। वो संकल्प किसी भी क्षण पूरा कर, क्योंकि इंडिया चाइना वार के दौरान देखा, इनकी विश्वसनीयता है। और आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडी अलायंस में कहता हूं, लोग इंडिया अलायंस बोल जाते हैं गलती से, इंडी अलायंस, ये जो है बराबर उन्हीं मुद्दों को उछालते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। इन्हीं लोगों ने पुलवामा को लेकर सवाल उठाए थे, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे लोग, यही लोग हैं। और यही बात पाकिस्तान से भी उस समय आ रही। फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। यह सारी राजनीतिक पार्टियां यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही हैं। मैं विनम्रतापूर्वक सारे विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहे हैं वो कृपया इस पर विचार करें। मैं किसी हार्श वर्ड का, किसी कठोर शब्द का यहां प्रयोग नहीं करना चाहता। यह पाकिस्तान का नापाक एजेंडा मेरे बहनों भाइयों जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुन लीजिए, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से नाफिज यानी लागू नहीं कर सकती। कंगाली और बदहाली का जो इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान जो बना हुआ है, अपना मुल्क संभाल नहीं पा रहा है और उनको भारत की चिंता सता रही है। आजकल हालत की देखिए, वहां की आजकल हालत देखिए। अब हमारे प्रत्याशी नरेंद्र सिंह जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की चिंता मत करिए, वो अभी आप ही का है। अब आपको बोलना हो तो ये मत कहिए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मैं हूं, आप कहिए मैं भारत का हूं। एक बार यहीं श्रीनगर में संभवतः मैं आर्मी डे के अवसर पर एक बार नौजवानों को संबोधित कर रहा था, अधिकारी वर्ग भी वहां पर मौजूद थे। उसमें ही मैंने कहा था कोई प्रयत्न बहुत अधिक करने की जरूरत नहीं है। हालात ऐसे बने हुए हैं वहां के कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही ये मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में जब विकास होगा तो कहेंगे हम जम्मू कश्मीर में मिलना चाहते हैं। अब आप ये कल्पना कीजिए, यह पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है। बताइए, $7 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है। काहे को परेशान हो मेरे दोस्त, क्या हो गया तुमको? $7 बिलियन, अरे भारत को कह दिया होता है। इतना तो हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए पीएम पैकेज में दे दिया है, इससे ज्यादा। और पाकिस्तान की ये कटोरा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं यहां पर नहीं जानते, पकड़ने की हालत इसलिए हो गई है क्योंकि सांपों को पालने और उनके कारोबार के करने का अंजाम हमेशा मेरे बहने भाइयों बुरा होता है। पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा, मैं दावे के साथ कहता हूं,
हमारी भारत सरकार ने उसे मंदा कर दिया है। और अब मंदा ही नहीं, अभी तो मंदा हुआ है, एकदम समाप्त होकर रहेगा। और आप देख रहे होंगे टूरिज्म की संख्या, टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर बन गया है, लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मेरे बहनों भाइयों, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक अलायंस वाली कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है, झूठ, मनगढ़ंत बातें। उस कांग्रेस पार्टी के नेता भारत की धरती पर नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की धरती की पर जाकर वह बराबर बोल रहे हैं। अभी अमेरिका में जाकर उन्होंने कह दिया कि लड़ाई इस बात पर है कि क्या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है कि नहीं है, सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है या नहीं है, क्या सिख भारत में गुरुद्वारा जा सकेंगे या नहीं है। लड़ाई इस पर है और यह सभी धर्मों के लिए है, यह राहुल गांधी ने कहा। बहनों भाइयों, सिखों को लेकर जो झूठ पाकिस्तान की आईएसआई नहीं बोल पाई, वह कांग्रेस आई के नेता बोल रहे हैं। कितने बड़ी बिंदु। भारत में सिख संप्रदाय का क्या योगदान है, मैं घंटे डेढ़ घंटे में भाषण दे सकता हूं। बहनों भाइयों, भारत में सिख कम्युनिटी का योगदान जो है, भारत की संस्कृति को बचाकर रखने में, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। मुझे तो वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह जी बादल का भी यह सौभाग्य प्राप्त रहा है। बहुत छोटा था मैं उनसे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की भी अंतिम सार्वजनिक सभा जो चुनाव की होती थी, बादल साहब मुझे ही बुलाते थे। क्योंकि कई बार सिख समाज के इतिहास के बारे में उनके साथ हमारी चर्चा हुई थी। बराबर इसी झूठ को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है, वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं। यह तो आसमान की तरह हालत उनकी हो गई है, जैसे आसमान की तरह मुंह उठाकर कोई थूकने की कोशिश करे। आसमान की तरह मुंह उठाकर थूकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस देश में सिखों को बांटने का काम किया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिखों का कत्लेआम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को बेलगाम किसने छोड़ा, तो कांग्रेस पार्टी ने। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि झूठ इतना भी न बोलो कि भविष्य में सच का तुम सामना ही न कर सको। सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने करतारपुर साहिब गलियारा बनवाया, सिखों को बदनाम करने वाली ब्लैक लिस्ट को समाप्त किया। इतना ही नहीं, सिख विरोधी दंगों के शिकार दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम हम लोगों ने किया। और मैं बता देना चाहता हूं, कोई वोट दे अथवा न दे, भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय के सदैव साथ खड़ी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि हम केवल वोट पाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। सिख विरासत का जहां तक सवाल है, दुनिया भर में प्रचार पहली बार किसी सरकार ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय एनडीए की सरकार ने किया है। इसमें कांग्रेस संकट में है, कांग्रेस गंभीर संकट में है, क्योंकि उनका जो विभाजनकारी एजेंडा है वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इसलिए बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कार्यकर्ता हो या आप वोट मांगते हो, आप समर्थक हैं या आप वोट मांगते हो, तो आपको शायद अनुमान नहीं होगा आप बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हो। चुनाव है नहीं तो मैं कह देता,
हमारे जैसे लोग तो मानते हैं कि ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। कुछ पाने की हविस नहीं है, जो देना होगा परमात्मा देगा। इस धरती पर कोई नहीं है जो कोई किसी को दे दे। बहनों भाइयों, देता है तो परमात्मा देता है, चाहता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अपने दायित्व का निर्वहन करो। भारत माता की कोख से ही हम सब पैदा हुए हैं। भारत के लिए हम जीते हैं, भारत के लिए हम मरते हैं। इस भाव से हम सबको काम करने की जरूरत है। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नहीं किया। 50 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस ने हुकूमत की है देश में। यहां की इकॉनमी, देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, इतने बड़े क्षेत्रफल का देश, लगातार एक स्थायी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीटों पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद भी भारत गरीब का गरीब रह गया। मैं भी हाल में अमेरिका गया था, वहां के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हमारी बातचीत थी। मैंने भाइयों, वहां के हम जो इंडियन डायस्पोरा के लोग थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, उसमें मुझे बुलाया। क्या धारणा दुनिया के दूसरे देशों में भारत के प्रति बनी है, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, मैं करना हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले जैसी धारणा भारत के बारे में नहीं रही है। धारणा बदल गई है। भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले भारत कांग्रेस की हुकूमत में इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए, जिस गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं लेते थे। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। सारी दुनिया सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। बराबर कांग्रेसी सरकार आई तो एक ही नारा रहता था, मुझे याद है, श्रीमती इंदिरा गांधी की, मैं आऊंगी गरीबी को समाप्त कर दूंगी। अब वो नहीं है हमारे बीच, उनका मैं सम्मान करता हूं। कोई कांग्रेस का नेता आएगा क्या गरीबी को समाप्त कर देंगे? गरीबी समाप्त होने की बात तो दूर, गरीबी लगातार बढ़ती चली गई। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गरीबी समाप्त कर दूंगा। मेरा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल फॉर्म्स, उनका आंकड़ा है। भाइयों, 7 वर्षों के अंदर भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, इकोनॉमी की साइज, आप सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहां पर बहुत। दुनिया के देशों में भारत इकोनॉमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था का आकार, यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 2014 में 11वें स्थान पर भारत खड़ा था। क्या काम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने? बहनों भाइयों, आज के 2 साल पहले ही, 7 वर्षों के अंदर ही, 7.5 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। मॉर्गन स्टैनले एक मानी जानी फाइनेंशियल फर्म है दुनिया की, अन्य भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। 2027 आते आते, यानी आज के 2.5 वर्ष के बाद, हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार,
धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाए। सुन लीजिए, कहूंगा तो नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, डेवलप्ड कंट्री तो बन ही जाएगी हमारी। अब थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, कौन नंबर 1 पर होगा, कौन नंबर 2 पर, 2047 आते आते तो भविष्य ही फैसला करेगा, क्योंकि कोई मैं गलत बात नहीं कहना चाहता। लेकिन भारत की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसा बना है, वो भारत का स्टेचर है बहनों भाइयों, भारत का स्टेचर। आपको मालूम है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध आज 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लगातार चल रहा है। बराबर तोप, बम, गोले रशिया की तरफ से भी चल रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बहुत सारे सैनिक भी दोनों देशों के हताहत हुए हैं। जो ही यह युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन का, तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो भारत के बाहर यूक्रेन में पढ़ते थे, लगभग 25,000 या 30,000 के आसपास की संख्या है। कोई IIM कर रहा था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, तरह तरह से। उनके जितने गार्जियंस थे, माता पिता, तो कहना प्रारंभ किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी चाहे जो कुछ हो जाए, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। आप कल्पना करिए, दोनों तरफ से बम, तोप, मिसाइल, गोले चल रहे हैं, कैसे बाहर को निकालिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर ज़ेलेंस्की से बात की। मेरे बहनों भाइयों, सीना चौड़ा करो, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे वहां से चलकर भारत आए। यह है भारत, यह है भारत। और अभी इसमें खर्चे को बचाने के लिए फैसला और किया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा, यह बिल लाने वाले हैं हम लोग। समझ बनाने की कोशिश हो रही है। लाभ क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सही उपयोग होगा, नंबर 1। फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्स का बेहतर उपयोग हो सकेगा, नंबर 2। चुनावी कैलेंडर बहुत ही सुव्यवस्थित होगा। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का सही उपयोग होगा। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों साथ होंगे तो मतदान का परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं, यदि ये दोनों चुनाव साथ हो जाते हैं, लगभग हमारा अनुमान है 3 लाख करोड़ रुपए की बचत। बात और भी बहुत सारे लाभ हैं, उसी विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बात को लंबी नहीं करूंगा। मार्च या अप्रैल महीने में मैं कानपुर में था, तो मैंने न्यूज़पेपर उठाया, उसको मैंने देखा। देखते देखते मेरी नजर पड़ी, एक एम्बेसडर हैं अमेरिका के भारत में, मिस्टर गारसेटी। गारसेटी ने एक स्टेटमेंट दिया था एक कार्यक्रम में बोलते हुए, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। दूसरा सेंटेंस में कहा, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हो, भविष्य होता कैसा है, तो भारत आओ। एंड इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर तुम काम करना चाहते हो तो भारत आओ, भारत आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एम्बेसडर ने जवाब दिया। यह है मेरे बहनों भाई। और हम लोग तो अब रक्षा मंत्रालय में बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा कर देता हूं। भारत को आत्मनिर्भर, तो बम, गोले, टैंक, मिसाइल सब भारत में बने, कोशिश हम लोगों की यही है और दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे सारे तीनों सर्विसेज के जितने अधिकारी जवान, भरपूर सहयोग उनका प्राप्त हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं।